डिस्कस कर लेते हैं एंटीबॉडीज की प्रॉपर्टीज के बारे में। और ऑलरेडी हम एंटीबॉडीज पांचों की पांचों एंटीबॉडीज को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस चेक नहीं किए हैं तो जा करके उन्हें चेक कर लीजिए, सो दैट यू कैन हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज टॉपिक्स। तो आज आप लोगों को बोर्ड पर दो नए टर्म दिखाई दे रहे होंगे, और वो दो नए टर्म कौन कौन से हैं? वही दो नए टर्म इन एंटीबॉडीज की प्रॉपर्टीज हैं। तो चलो, एफिनिटी तो थोड़ा बहुत समझने में भी आता है, लेकिन ये जो एविडिटी है, ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है, ये तो बिल्कुल नया है। तो बात कर लें कि ये एफिनिटी और एविडिटी क्या होते हैं, और एंटीबॉडीज के केस में ये एफिनिटी क्या कर रहा है। तो देखो इधर, मान लो ये हमारी कोई भी एंटीबॉडी है, और अब एक बात तो बहुत क्लियर हो गई होगी कि इस एंटीबॉडी में जिस साइड पे वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होते हैं, हैवी चेन और लाइट चेन के, वो टर्मिनल हमारा एन टर्मिनल, और उसके अपोजिट साइड में सी टर्मिनल होता है। तो ये जो एन टर्मिनल है, इन एन टर्मिनल के ऊपर वेरिएबल रीजन प्रेजेंट है, इसकी साइड वेरिएबल रीजन प्रेजेंट है। अगर ये हम बड़ी बड़ी चेन्स को देखें तो ये हैवी चेन है, और इसके साइड में दो ब्रोकन पीसेस लगे हुए हैं, छोटे छोटे पीसेस लगे हुए हैं, दोज आर नोन एज लाइट चेन। और ये दोनों आइडेंटिकल होती हैं। लाइट चेन, एक लाइट चेन दूसरे की आइडेंटिकल, एक हैवी चेन दूसरे की कार्बन कॉपी। तो ऊपर वाली साइड में ये हमारी लाइट चेन है, इसका वेरिएबल रीजन होगा, तो सेम गोज फॉर दिस वन। उसी तरीके से ये हमारी हैवी चेन है, तो हैवी चेन का वेरिएबल रीजन एंड सेम गोज फॉर दिस वन। और अब एक और बात हम लोगों को पता है कि ये जो एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी के जो वेरिएबल रीजन होते हैं, जो कि एन टर्मिनल की तरफ लगे हुए होते हैं, यही रीजन होते हैं जहां आकर के एंटीजन के एपिटोप्स बाइंड करते हैं। ठीक है, तो इनको हमने नाम दिया था, एक नाम दिया था इन तालों को, और वो नाम क्या दिया था? पैराटोप्स, या फिर दूसरा भी नाम होता है एंटीजन की बाइंडिंग साइट। यहां पर आकर के एंटीजन बाइंड करते हैं। मैंने बोल तो दिया एंटीजन बाइंडिंग साइट, लेकिन एक और बात से हम लोग भली भांति परिचित हैं कि ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, ये फॉरेन मॉलिक्यूल को, यानी एंटीजन के पूरे प्रोटीन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, बिल्कुल असमर्थ हैं। तो फिर ये उस एंटीजन में रिकॉग्नाइज क्या करती हैं? मान लो ये एंटीजन हैं, ये फॉरेन मॉलिक्यूल हैं, और ये भाई साहब होस्ट की बॉडी में बाहर से एंटर हो गए। तो एंटर होने के बाद हम लोगों को पता है कि इस एंटीजेनिक प्रोटीन के ऊपर बहुत सारी चाबियां लगी हुई होती हैं। तो मैंने ये एक रंग की चाबी बनाई है, मतलब क्या हुआ कि सेम एपिटोप हैं, सेम सीक्वेंसेस वाले एपिटोप्स, मतलब सेम तीन तीन चाबियों को लेकर के ये एंटीजन आ रहा है। इसका मतलब ये एंटीजन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कॉम्प्लेक्स वो एंटीजन होता जिसके ऊपर, मान लो ये दूसरा एंटीजन है, और इन भाई साहब के ऊपर तीन तीन चाबी लगी हुई हैं, लेकिन तीन अलग अलग रंग की। ध्यान से समझिएगा, समझ में ना आए तो पैसे वापस, और समझ में आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उन लोगों का भी सिलेक्शन पक्का हो जाए, बिकॉज शेयरिंग इज कैरिंग, यू नो दैट। तो बात करें, आगे चलें। और हाँ, वो घंटी है ना, उसको भी बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम जितने भी यूनिट्स कवर करने वाले हैं साथ में, वो आप लोगों तक जल्दी जल्दी पहुंच जाएं, और आप लोगों का सिलेक्शन पक्का हो जाए। ओके, तो एक और एंटीजन है, लेकिन इस एंटीजन के मॉलिक्यूल के ऊपर तीन अलग अलग शक्ल की चाबियां लगी हुई हैं, तीन अलग अलग तालों के डेडबोल्ट की चाबियां लगी हुई हैं। तो ये हो गए हमारे दूसरे एंटीजन भाई साहब। तो आगे देखो, आगे की कहानी सुनो। तो तीन तरीके के एंटीजन हम लोगों ने डिस्कस किए थे व्हेन वी पीपल वर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ एंटीजन। कौन कौन से थे? मोनोवैलेंट, मल्टीवैलेंट एंड पॉलीवैलेंट। तो अब इन
दोनों में आप लोगों को एक बात तो समझने में आ गई होगी कि मल्टीवैलेंट और पॉलीवैलेंट कौन सा वाला है, क्योंकि मोनोवैलेंट तो बिल्कुल अलग ही थे, बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार वाले। कैसे? मोनो का मतलब होता है एक और एंटीजन तैयार करो, ये भी एंटीजन है, लेकिन इन एंटीजन के ऊपर बस एक ताली प्रेजेंट है और वो एक ताली जो है उसका अपना एक सीक्वेंस है। ठीक है, आ रही हैं चीजें समझने में? तो अब इन तीनों एंटीजन में मुझे ये बता दो कि कौन सा मोनो, कौन सा मल्टी और कौन सा पॉली है। तो मोनो तो समझ में आ ही गया होगा, मोनो का मतलब एक और वैलेंट का मतलब वैलेंसी, यानी जिसके पास सिर्फ एक एपिटोप लगा हुआ हो वो मोनोवैलेंट है। तो ये हो गए हमारे भाई साहब मोनो। मल्टी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मल्टी वो होता है जो सेम शक्ल की कई सारी चाबियां लेकर के, यानी जिसके ऊपर सेम कई सारे एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उन एपिटोप्स के सीक्वेंसेस बिल्कुल सेम होते हैं। यानी किसी ताले की 3 चाबियां लेकर के पर्स में आप लोग चल रहे हैं, तो उसी तरीके का राग ये हमारे जो मल्टीवैलेंट एंटीजन हैं ये भाई साहब अलापते हैं। अब एक और दिख रहा है जिसके पास एक एंटीजन है, भाई ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब एक ये इस थैले में अगर मैंने 3 शक्ल की 3 चाबियां डाल दी और बाहर एक ताला लगा हुआ है मेन गेट पर, तो मेरे को इन तीनों चाबियों को ट्राई करना होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तभी ताला खुलेगा। किस्मत अच्छी हुई तो पता चला पहली वाली चाबी मैंने लगाई, उसका डेड बोल्ट वही था जो उस मेरी चाबी का स्ट्रक्चर था, तो खुल जाएगा। लेकिन पता चला तीसरी हुई तो भाई लगाते ही चले गए। तो ये जो एंटीजन है जिसके ऊपर कई सारी शक्ल के एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके सीक्वेंसेस एक दूसरे से कतई मैच नहीं करते, वो होते हैं हमारे क्या? पॉलीवैलेंट भाई साहब। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या हुआ, इसमें से मान लो इन दोनों को छोड़ दो, ये जो हैं ये होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर हो गए मल्टी, और जैसे ही ये होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर हुए वैसे ही इनको स्वागत करने के लिए अंदर थाल लेकर के, यानी अपने पैराटोप्स को लेकर के उनके ऊपर ताले लगा करके तैयार हैं एंटीबॉडीज। 5 तरीके की डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों ने, अगर अभी तक नहीं देखी हैं तो आप लोग चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लेकिन अगर मैं भूल जाऊं तो जा करके पीछे वाली वीडियोस ही होंगी, यू गाइस कैन चेक देम। ओके, तो देखो इधर, अब ये एंटीबॉडी जो थाल लेकर के तैयार हैं इनका स्वागत करने के लिए, मल्टीवैलेंट का स्वागत करने के लिए, और जैसे ही इस एंटीजन के एपिटोप्स, या फिर ऐसे समझो, जैसे ही ये एंटीजन का सामना इस एंटीबॉडी से हुआ, और ये एंटीबॉडी मान लेते हैं IgA एंटीबॉडी है, और मैंने IgA ही क्यों ली है, क्योंकि हम 3 एंटीबॉडीज डिस्कस किए थे जिनके पास गर्दन होती है। आपकी गर्दन क्या काम करती है? फ्लेक्सिबिलिटी देती है ना। तो वैसे ही 3 एंटीबॉडीज होती हैं जिनके पास गर्दन होती है, और वो 3 कौन कौन सी हैं? ADNG। तो इसको बना लेते हैं, गर्दन वाली है भैया, ये बिना गर्दन की नहीं है, हमने E नहीं ली, हमने M नहीं ली, हमने ली है A वाली। तो ये एंटीबॉडी घूम रही है अपनी गर्दन को लचक करवा के, और इसका सामना हो गया इस एंटीजन से, मल्टीवैलेंट से। और जैसे ही सामना होगा इस एंटीबॉडी के ऊपर, ये जो पैराटोप्स लगे हुए हैं, मतलब जो ताले लगे हुए हैं, इन तालों को खोलने की कोशिश में लग जाएगी। इससे इसको पता तो है ही कि इस एंटीजन के ऊपर चाबियां हैं, और खोलने की कोशिश करेगी, और जिस ताले से खुल जाएंगी उस ताले को अपने अंदर लगा करके भागना शुरू कर देगी इम्यून सेल्स के पास। और आगे की प्रोसेसिंग न जाने कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी का ये जो FC रीजन होता है, इसकी एफिनिटी इम्यून सेल्स पर प्रेजेंट रिसेप्टर के लिए होती है। और जैसे ही ये एंटीबॉडी एंटीजन के एपिटोप्स को लेकर के उस इम्यून सेल के सरफेस पर जा करके लग जाएगी, वो इम्यून सेल अभी तक सो रही थी, अब जाग जाएंगी, और जैसे ही वो जागेंगे, इम्यून सेल का तो एक ही काम होता है, दे अटैक।
अटैक करना स्टार्ट कर देंगी। अब क्या होगा भैया, इतनी बात समझ में आई। तो ये होती है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब कि कौन सा वाला ताला, मतलब कौन सा वाला एपिटोप मतलब चाबी, कौन से वाले ताले मतलब पैराटोप से जाकर के लगने के बाद खुल जाएगी, जिससे खुल जाएगी उसी को ये जो एंटीबॉडी है उसी चाबी को पकड़ लेगी। तो ये होती है हमारी एफिनिटी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एफिनिटी। तो अब ये एविडिटी क्या है, नाम भी भारी सा लग रहा है ना, एफिनिटी तो ठीक ठीक था, भोला भाला। अब एविडिटी के अंदर एफिनिटी भी होती है कि कौन से पैराटोप नामक ताले कौन सी एपिटोप नामक चाबी से खुलेंगे, एक तो वो बात होती है। तो एफिनिटी क्या है एंटीबॉडी की, यानी एंटीबॉडी के पैराटोप्स मतलब ताले की एफिनिटी कौन से एंटीजन के साथ है, एक तो उस बारे में बात करते हैं। और दूसरी बात हम यहां पर करते हैं कि जो एंटीबॉडी और एंटीजन है उनकी वैलेंसी क्या है। वैलेंसी से भी मतलब समझ गए होंगे कि वो एक टाइम पर कितनी, ये जो एंटीजन है एक टाइम पर कितनी चाबियां लेकर के आ रहा है, और वो चाबियां क्या एक ही शक्ल की हैं या फिर अलग अलग शक्ल की हैं, उसके बेसिस पर जो एंटीजन होता है वो 3 तरीके का हो जाता है। पहला हमारा मल्टीवैलेंट, दूसरा पॉलीवैलेंट और तीसरा हो जाता है मोनोवैलेंट। उसी तरीके से ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये भी कई तरीके की हो जाती हैं। हम लोग डिस्कस किए थे डिटेल में, लेकिन आज भी एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते चलो, कथा समाप्त नहीं हुई है। तो जब ये दोनों की बात हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एविडिटी, यानी इन दोनों के इंटरेक्शंस, ओवरऑल इंटरेक्शंस की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम, यही जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था है, जो बड़ा सिंपल था, एविडिटी। तो मान लो क्या सच बात है, फैक्ट है कि जो आईजीएम एंटीबॉडी होती है उसकी अलग एविडिटी होती है। अगर हम उसको ब्लड के अंदर देखें, मिटा लो इसको ऊपर वाले को और यहां समझ लो। तो एविडिटी डिस्कस कर रहे हैं, सुनते चलो। कथा भाग 3, और भाग 3 में क्या है कि ये हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर अगर ये आईजीएम होगी तो इसकी एविडिटी कुछ और होगी, क्योंकि इसकी वैलेंसी कुछ और हो जाती है। और जब ये हमारे किसी बी सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होती है उस केस में ये बाइवेलेंट होती है। कैसे, क्यों कह रहे हैं भैया ऐसे, या अलग अलग कंफ्यूज करने वाली बात क्यों कह दी? तो देखो इधर, बी सेल पढ़ लिए हो, अगर पढ़ लिए हो तो वहां पर हम लोगों ने देखा था इस आईजीएम एंटीबॉडी को, मान लो ये हमारी बी सेल है और बी सेल जब मैच्योर हो जाती है तो इसके सरफेस पर 2 एंटीबॉडीज ग्रो कर जाती हैं, उग जाती हैं, और वो जो 2 एंटीबॉडीज होती हैं वो पूरे बीसीआर को बना देती हैं। यानी बीसीआर 2 एंटीबॉडीज से मिलकर के बन रहा है, और वो जो 2 एंटीबॉडीज हैं, पहली है हमारी आईजीएम, ये है प्रोफेसर साहब, ना जाने कितनी बार ये एग्जाम्पल मैं बोल चुकी हूँ, अब मेरे को एग्जाम्पल भी नहीं बोलने का मन कर रहा है ये वाला, क्योंकि रोचक है, समझने में आएगा। मैंने ये वाला पकड़ लिया। और ये जो आईजीडी हैं ये हैं इसके असिस्टेंट साहब। तो अगर ये आईजीएम एंटीबॉडी इस बी सेल के सरफेस पर प्रेजेंट है, उस केस में ये कैसी दिख रही है आपको? बाइवेलेंट। कैसे बाइवेलेंट? एक तो यहां पर है पैराटोप एंटीजन की बाइंडिंग साइट और दूसरा यहां है। लेकिन जब यही आईजीएम एंटीबॉडी ब्लड के अंदर चली जाएगी तो ये डेकावेलेंट हो जाती है। डेकावेलेंट का मतलब हुआ पेंटामेरिक फॉर्म में मोनोमर्स जो होते हैं इसके जे चेन की हेल्प से जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ेंगे वो भी देखो। ये है हमारी क्या आईजीएम, लेकिन अब ये कहाँ है? ये ब्लड में है, ये बी सेल के सरफेस पर नहीं है। और ब्लड में है तो अब ये ऊट पटांग हरकतें तो करेंगी, क्योंकि यहाँ पर तो बंधी हुई थी, तो बाइवेलेंट बन के बैठी हुई थी। लेकिन अब ये खुली हो गई, और जब खुला हो जाता है कोई भी तो वो तबाही लाना शुरू कर देता है। तो वैसे ही ये जो आईजीएम है इसने अपने बहुत सारे संगी साथी पकड़े और संगी साथी को पकड़ करके ये चल दी घूमने।
कुछ तूफानी करते हैं। तो देखो 5 मोनोमर सेम शक्ल के आइडेंटिकल 5 आईजीएम जो मोनोमर हैं एंटीबॉडी, आईजीएम एंटीबॉडी, वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगी और किससे जुड़ी हैं? जे चेन की हेल्प से। और ये जो जे चेन बनती है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से बनती है। डिस्कस किए थे आईजीएम डिटेल में, उसमें भर भर के बताया है, जाके देख लो। तो अब ये देख करके बता दो कि इसके लिए इसके पास कितनी वैलेंसी है, कितनी वैलेंट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गई डेकावैलेंट, क्योंकि ये पेंटामेरिक मॉलिक्यूल हो गया था। और एक जो मोनोमर होता है उसके पास 2 वैलेंसी होती हैं, वो बायवैलेंट होता है। तो अगर 5 है तो 5 × 2 ऑब्वियसली 10। तो ये कैसी हो गई? 10 वैलेंसी वाली हो गई। इसका मतलब ये डेकावैलेंट हो गई। कहां? ब्लड के अंदर। ये चल दी अपने साथियों के साथ थोड़ा तफरी काटने, टूर मनाने, डेकावैलेंट टूर पे चल दी है, मस्ती काटने। वैसा ही हिसाब। तो अगर एफिनिटी तो चलो छोड़ो, अगर ये वैलेंसी अलग हो जाती है तो जो ओवरऑल इंटरेक्शन होता है उस पर असर पड़ता है और उसी को हम एविडिटी बोलते हैं। इस वैलेंसी की वजह से एविडिटी चेंज हो गई। ब्लड के अंदर कुछ और होगी, बी सेल के सरफेस पर आईजीएम की एविडिटी कुछ और होगी। आगे देखो एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है और वो क्या है, इसको हटाओ, समझ में आ गया तो। आईजीए अलग ही राप अलापती है, ब्लड के अंदर बायवैलेंट है। जब आईजीए ए है तो ए के पास गर्दन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, कतई गर्दन होगी। तो जब ये ब्लड के अंदर है तो ऐसी है, गर्दन बनाओ भाई, पहले गर्दन जरूरी है, 2 से अलग कर रही है ये गर्दन इनको। ये रही, ये बन गई, ये है हमारी आईजीए। तब ये चुपचाप ब्लड के अंदर हैं तो बायवैलेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब इसके पास 2 एंटीजन की बाइंडिंग साइट हैं। तो ये है ब्लड के अंदर, इन ब्लड इट इज बायवैलेंट। लेकिन जैसे ही ये एक्सटर्नल सिक्रीशंस में जाती हैं, पूरा लिख लो, एक्सटर्नल सिक्रीशंस के अंदर जाती हैं, यानी टीयर्स के अंदर, सलाइवा के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर या फिर लंग्स के अंदर, वहां जाने के बाद ये टेट्रावैलेंट बन जाती हैं। मतलब वहां ये अपनी ही शक्ल के किसी दूसरे पार्टनर को देखती हैं और उसके साथ जे चेन से जुड़ जाती हैं। और कैसी शक्ल ले लेती हैं? कुछ ऐसी। ये है हमारी आईजीए और दूसरी आईजीए ये है, बिल्कुल सेम शक्ल की होंगी। और यहां पर दे आर गेटिंग मैरिड विद द हेल्प ऑफ, गठबंधन का काम कौन कर रही है? जे चेन। ये रही जे चेन। और एक और बात हम लोगों को पता है, और वो क्या बात है? हमको अब कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं। तो एक बात और हम लोगों को पता है कि इस आईजीए के पास क्या होती है? गर्दन होती है, लेकिन एक्सटर्नल सिक्रीशंस के अंदर, यानी टीयर में, सलाइवा में, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर या फिर लंग्स के अंदर बहुत सारे प्रोटियोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएजेस होते हैं। तो वो जो प्रोटीएजेस होते हैं इस गर्दन को, यानी इस हिंज रीजन को काटने में बड़े सक्षम होते हैं, सीधा काट देते हैं। तो उससे बचाने के लिए, गर्दन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब ये एक्सटर्नल सिक्रीशंस के अंदर जाती हैं तो एक कंपोनेंट लग जाता है गर्दन से ही, जिसको हम नाम देते हैं सिक्रीटरी कंपोनेंट। और ये जो सिक्रीटरी कंपोनेंट होता है वो इस आईजीए के डाइमर को, कैसा बन गया? ये डाइमर है, और जब डाइमर है तभी तो क्या बन रहा है? ये टेट्रावैलेंट। अभी दिखाएंगे टेट्रावैलेंट कैसे है। तो इस पर एक कंपोनेंट आकर के अटैच हो जाता है जिसको सिक्रीटरी कंपोनेंट कहते हैं, और ये इस आईजीए के डाइमर को बचाता है फ्रॉम प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन, प्रोटीएजेस से बचाता है। ठीक है। अब यहां लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल सिक्रीशंस के अंदर ये टेट्रावैलेंट हो जाती हैं, तो दिख रहा होगा
4 एपिटोप्स को पकड़ लेंगी एक साथ, 1 2 3 4। तो इसी वजह से ये टेट्रावेलेंट है, डायमर बन गया। अब एक और मज़े की चीज़ इधर लिखी हुई है, प्रश्न पूछ लिया था तो मुझे लगा कि भाई बता दो, क्या पता रिपीटेशन में आ जाए तो 2 नंबर बन ही जाएं, है ना। तो देखो इधर क्या लिखा हुआ है। वो जो 5 एंटीबॉडीज़ हम लोग डिस्कस किए हैं, उस 5 एंटीबॉडीज़ में अगर कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर देखें या ऑर्डर देखें तो जो IgG होती है वो सबसे ज़्यादा, A उससे कम, M उससे कम, D उससे कम और E सबसे कम। और उसी तरीके से अगर इसको याद करना है तो ऐसे याद कर लेना, गैम डी, DED। और अगर मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर इनका ऑर्डर देखें तो IgM सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाली होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो वेट था जब वो पेंटामेरिक मॉलिक्यूल बन गई थी तो उसका वेट लगभग 9500 किलो डाल्टन हो गया था, और इसी की वजह से ये सिर्फ ब्लड के अंदर रह पा रहा था मॉलिक्यूल, ये टिश्यूज़ को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। यानी अगर कोई पैथोजन जाकर के टिश्यू के अंदर घुस गया है तो ये हमारा इतना बड़ा मॉलिक्यूल गदाधारी भीम उस टिश्यू के अंदर नहीं घुस सकता। उसके बाद देखिए मॉलिक्यूलर वेट इससे कम A का होता है, G का होता है और D और E का सेम होता है। तो इसको याद कर लेना, मैग D, ये इन दोनों का सेम होता है। तो एक बार प्रश्न पूछ लिया था तो आई थॉट कि इम्पॉर्टेंट बन जाता है, जो एग्जाम में आ जाए वो सब इम्पॉर्टेंट है। तो ये डिस्कस कर लिया हम लोगों ने एंटीबॉडीज़ की प्रॉपर्टीज़। अब आगे वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आगे वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में अंतर क्या होता है। हालांकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। जो डिफरेंस वाले पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर हो जाए, राइट। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन ताकि आप लोग कभी भी अपडेट को मिस ना करें, और शेयर दीज वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एज वेल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम सो दैट दे कैन हैव सिलेक्शन लाइक इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो वो वाला शेयरिंग इज केयरिंग वाला फंडा तो पता ही होगा। तो कर लीजिए इतना काम और हम लोग कल मिलते हैं इसी के साथ। आज के लिए टाटा, बाय बाय।